और छात्रों, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की इस अद्भुत दुनिया के हमारे आज के इस डीप डाइव क्लासरूम सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बिल्कुल, सभी छात्रों का इस कक्षा में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, जिसे हम इंग्लिश में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। जी, और छात्रों, आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट और मजेदार है। हम रसायनों के बीच के इन्हीं रिश्तों और दोस्ती को गहराई से समझने वाले हैं। आखिर ये बेजान परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ते कैसे हैं? और वो कैसे तय करते हैं कि किसके साथ हाथ मिलाना है और किससे दूर रहना है? बिल्कुल सही कहा। हम एक-एक करके अपने नोट्स की हर स्लाइड को पढ़ेंगे और उसे एकदम आसान भाषा में यानी अपने रेगुलर इंग्लिश में डिकोड करेंगे। तो चलिए छात्रों, बिना देर किए अपनी पहली हेडिंग पर नजर डालते हैं। हमारी पहली स्लाइड का शीर्षक है संयोजकता और उसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इसमें क्या लिखा है सर? इसमें परिभाषा दी गई है कि किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है। अच्छा। जैसे पीडीएफ में उदाहरण है, NH3 यानी अमोनिया में नाइट्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से संयोग करता है, इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगी। समझ गई। इसके बाद संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया गया है। इसमें लिखा है कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझेदारी करता है उसे संयोजकता कहते हैं। ओके। जैसे क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। और अंत में बताया गया है कि संयोजकता 3 प्रकार की होती है। बहुत बढ़िया। अब देखिए छात्रों, इस पूरी किताबी परिभाषा को हम दोस्ती की क्षमता या कैपेसिटी ऑफ फ्रेंडशिप की एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, ये तरीका सही रहेगा। संयोजकता का सीधा सा मतलब है कि कोई परमाणु कितने दोस्त बना सकता है। जैसे सर ने नोट्स में नाइट्रोजन का उदाहरण पढ़ा, उसने हाइड्रोजन के 3 परमाणुओं से दोस्ती की तो उसकी संयोजकता 3 हो गई। बिल्कुल। और ये अष्टक नियम यानी ऑक्टेट रूल क्या है? अरे, इसे ऐसे समझिए कि जैसे हमें अच्छी सेहत के लिए रात में 8 घंटे की नींद चाहिए होती है ना, वैसे ही हर परमाणु को स्टेबल होने के लिए अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब 8 का आंकड़ा बहुत जरूरी है। एकदम। 8 इलेक्ट्रॉन होने पर परमाणु रिलैक्स हो जाता है। छात्रों, डिड यू अंडरस्टैंड? रिमेंबर दिस, अष्टक नियम पूरी केमिस्ट्री का बेस है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो चूंकि अब हम इलेक्ट्रॉन के लेन देन की बात कर ही रहे हैं, तो हमारी अगली हेडिंग इसी पर है। नंबर 1, विद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवेलेंसी। हाँ, इसमें क्या बताया गया है? परिभाषा कहती है कि वह संयोजकता जिसमें किसी यौगिक के निर्माण में परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि दोनों ही परमाणुओं का अष्टक पूर्ण हो जाता है। अच्छा, मतलब लेन देन होता है। जी, इसमें त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसके उदाहरण में NaCl का बनना दिखाया गया है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, जिससे Na+ और Cl- बनते हैं। ओके। दूसरा उदाहरण MgO का है, जहां मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, और इनके गुणों में लिखा है कि ये पानी में घुलनशील होते हैं और इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान है छात्रों। इसे दानवीर और जरूरतमंद की कहानी से समझिए। वो कैसे? देखिए, सोडियम के पास बाहरी कक्षा में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। वहीं क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है। तो सोडियम एक सच्चे दानवीर की तरह अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को खुशी-खुशी दे देता है। अरे वाह! आज सोडियम पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं, विपरीत चार्ज एक दूसरे को चुंबक की तरह बहुत मजबूती से खींचते हैं। हाँ, और इसी मजबूत खिंचाव की वजह से इनका गलनांक इतना ज्यादा होता है। बिल्कुल सही जोड़ा आपने। घर का नमक इसी का उदाहरण है। इसे पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है। तो छात्रों, अब समझ आया कि नमक आसानी से क्यों नहीं पिघलता। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह दान ना करना चाहे तो क्या होगा? यहीं से हमारी अगली हेडिंग आती है, नंबर 2,
सहसंयोजकता या कोवैलेंसी। इसमें शेयरिंग होती होगी? एकदम सही परिभाषा है वह संयोजकता जिसमें किसी यौगिक के निर्माण में परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस प्रकार करते हैं कि दोनों परमाणुओं का अष्टक पूर्ण हो जाता है। अच्छा। इसमें उदाहरण है Cl2 का बनना यानी एक बंध, O2 का बनना यानी द्विबंध और N2 का बनना यानी त्रिबंध। और इसके गुण बताते हैं कि ये पानी में अघुलनशील होते हैं और इनके गलनांक पहले वाले से कम होते हैं। तो छात्रों, अगर पिछला वाला दान था तो ये वाला पूरी तरह से शेयरिंग है। हाँ, कोई अमीर गरीब नहीं यहाँ। बिल्कुल। यहाँ दोनों परमाणु बिल्कुल बराबर हैं। जैसे स्कूल में दो दोस्त अपना अपना टिफिन बॉक्स शेयर करते हैं, खाना दोनों का है और दोनों का पेट भरता है। और ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम कैसे विजुलाइज करें? इसे दोस्तों के बीच हाथ मिलाने के रूप में देखिए। अगर दोनों परमाणुओं ने बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन रखा तो मतलब वे एक हाथ मिला रहे हैं, जो हुआ सिंगल बॉन्ड। समझ गया। अगर ऑक्सीजन की तरह दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो वो दोनों हाथों से एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन में तो तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, मतलब एकदम पक्की वाली दोस्ती, ट्रिपल बॉन्ड। हाँ। और चूंकि यहाँ कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, ये पानी में नहीं घुलते और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारी तीसरी हेडिंग है उप सह संयोजकता या कोऑर्डिनेट कोवैलेंसी। ये थोड़ा अलग लग रहा है नाम से। हाँ, परिभाषा है वो संयोजकता जिसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान एवं साझेदारी इस प्रकार करते हैं कि दोनों परमाणुओं का एक अष्टक पूर्ण हो जाता है। इसमें जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देते हैं उसे दाता कहते हैं और जो ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। इसका उदाहरण एक तीर से दर्शाया गया है। A + B बनता है A तीर B। अच्छा, तीर का निशान है यहाँ। जी, और गुण बताते हैं कि ये आदान प्रदान और साझेदारी दोनों से बनते हैं। देखिए छात्रों, ये दोस्ती का एक बहुत ही खास प्रकार है। इसे वन वे शेयरिंग समझ लीजिए। वन वे शेयरिंग? हाँ। मतलब एक तरफा? हाँ। मान लीजिए एक दोस्त लंच लाना बिल्कुल भूल गया है और दूसरे दोस्त के पास भरपूर लंच है, तो दूसरा दोस्त अपना पूरा लंच शेयर करता है, लेकिन खाते दोनों हैं। अच्छा, तो शेयरिंग तो हो रही है लेकिन लाया सिर्फ एक है। बिल्कुल। इसीलिए तीर हमेशा दाता से ग्राही की तरफ होता है, ये बताने के लिए कि लंच मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन कौन लाया है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे नोट्स की अगली हेडिंग्स हैं यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र व संरचना सूत्र। ये स्लाइड 5 और 6 में दिए गए हैं। इसमें काफी सारे यौगिक होंगे। हाँ, कुल 9 यौगिकों के नाम हैं, मैं पढ़ देता हूँ। पहला है SO2, फिर N2O, CO, HCl, HNO3, H2SO4, CO2, NH3 और आखिरी में CO3 2-। बाप रे, काफी लंबी लिस्ट है। तो छात्रों, इन स्लाइड्स में हमें बस ये विजुअलाइज करना है कि कैसे इलेक्ट्रॉनों के बिंदुओं को मिलाकर रेखाएं यानी बॉन्ड्स बनती हैं। हाँ, डायग्राम्स में डॉट्स को जोड़कर लाइंस बनाई गई हैं। बिल्कुल। जहां दो बिंदु मिलते हैं, एक लाइन बन जाती है। और छात्रों, रिमेंबर दिस, जहां भी आपको संरचना में एक तीर दिखे, समझ जाइए कि वहां उपसह संयोजी बंध है। हाँ, जैसे H2SO4 या SO2 के डायग्राम में साफ दिख रहा है। एकदम सही। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं स्लाइड 7 पर। हेडिंग है अष्टक नियम से विचलन यानी डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल। यहाँ PCl5 का उदाहरण है। मतलब कुछ लोग नियम तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ सिडविक का अधिकतम संयोजकता सिद्धांत है, जो कहता है कि परमाणु में 2 से 16 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 16? ये तो 8 का डबल हो गया। हाँ, लेकिन इसके ठीक नीचे सॉगडेन का सिद्धांत भी है। वो कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते, चाहे एकल इलेक्ट्रॉन बंध यानी सिंगलेंट बॉन्ड ही क्यों ना बनाना पड़े। देखिए छात्रों, विज्ञान में हमेशा कुछ बगावती या रेबल्स होते हैं। रेबल्स? वो कैसे? जैसे फास्फोरस, वो कभी-कभी 8 की जगह 10 इलेक्ट्रॉन रख लेता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपका पेट भरा होने पर भी आप एक्स्ट्रा मिठाई खाई लेते हैं ना, फास्फोरस भी क्लोरीन को देखकर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख लेता है। अरे हाँ, और ये सिडविक और सॉगडेन की बहस तो किसी साइंटिफिक डिबेट जैसी लगती है। बिल्कुल। सिडविक कह रहे थे कि एक्स्ट्रा मिठाई खा सकते हैं और सॉगडेन कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं, डाइट पर रहना है। बाद में साबित हुआ कि सिडविक सही थे। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर नियम टूट सकते हैं तो क्या शेयरिंग में बेईमानी भी हो सकती है? अगली हेडिंग है सहसंयोजी बंध की प्रकृति, जो ध्रुवीय और अध्रुवीय होती है। ध्रुवीय मतलब पोलर। जी
ध्रुवीय बंध में भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु साझेदारी करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की तरफ खिंच जाते हैं, जैसे HCl में। अच्छा। और अध्रुवीय यानी नॉन पोलर में समान विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहते हैं, जैसे Cl2। छात्रों, इसे टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी के रियल लाइफ उदाहरण से समझिए। Cl2 में दोनों तरफ क्लोरीन है, दोनों की ताकत बराबर है, इसलिए रस्सी बीच में रहती है। ये हुआ अध्रुवीय। हाँ, कोई बेमानी नहीं। लेकिन HCl में क्लोरीन ज्यादा ताकतवर यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उस पर थोड़ा सा माइनस चार्ज आ जाता है। बिल्कुल, डेल्टा माइनस, और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस। छात्रों, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंजेस द गेम? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आगे है स्लाइड 9, सिग्मा तथा पाई बंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी, सिग्मा बंध के लिए लिखा है कि ये एक अक्ष पर अतिव्यापन यानी एक्सियल ओवरलैप से बनता है। ये SS, PP या SP हो सकता है। और पाई बंध समानांतर अतिव्यापन यानी पैरेलल ओवरलैप से बनता है। देखिए छात्रों, इसे हाथ मिलाने की एनालॉजी से समझिए। सिग्मा बंध आमने सामने की मजबूत पकड़ है, एकदम हेड ऑन कोलिजन, जैसे हम मजबूती से हैंडशेक करते हैं। तो ये बहुत पक्का और स्ट्रांग होता है। एकदम। जबकि पाई बंध साइड से कंधे टकराने जैसा है, या कह लें कि हवा में हाई फाइव करने जैसा है, इसलिए वो कमजोर यानी वीक होता है। आमने सामने की टक्कर हमेशा ज्यादा असरदार होती है। बिल्कुल सही। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं स्लाइड 10 और 11 पर। हेडिंग है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। अरे, ये नाम सुन के तो बच्चे अक्सर डर जाते हैं। हाँ, नोट्स में sp3, sp2 और sp संकरण की डिटेल्स हैं। sp3 में CH4 का उदाहरण है, जिसका कोण 109 डिग्री 28 मिनट और आकार चतुष्फलकीय है। ऐसे ही sp2 में एथिलीन है और sp में एसिटिलीन। देखिए छात्रों, इसे फ्रूट जूस बनाने की मजेदार एनालॉजी से समझें। फ्रूट जूस केमिस्ट्री में? हाँ, अगर आप एक सेब, जिसे आप s ऑर्बिटल मान लें, और 3 संतरे, जिन्हें आप p ऑर्बिटल्स मान लें, इन सबको मिक्सी में ब्लेंड करें। अच्छा। तो जो 4 ग्लास जूस निकलेगा, सबका स्वाद एक जैसा होगा ना? हाँ, बिल्कुल एक जैसा होगा। बस यही sp3 संकरण है। अलग अलग ऑर्बिटल्स मिलकर बिल्कुल एक जैसे नए ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। है ना आसान? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मिक्सी वाली एनालॉजी तो कमाल की थी। अब स्लाइड 12 और 13 देखते हैं। यहाँ sp3d, sp3d2 और sp3d3 संकरण है, जैसे PCl5, SF6 और IF7। लेकिन एक मिनट, यहाँ लाल रंग में टीचर के नोट्स लिखे हैं। अरे, लाल रंग में क्या लिखा है? लिखा है कि नोट्स में गलती थी। PCl5 का कोण 120 डिग्री है, न कि 72, और IF7 में 72 डिग्री है, न कि 120। ये स्वैप हो गए थे। हाँ, देखा छात्रों, नोट्स बनाने वाले से भी गलती हो जाती है। इसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग की अहमियत। बिल्कुल, किसी भी चीज को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। एकदम सही। और छात्रों, ये जो अलग अलग कोण और आकार बनते हैं ना, ये इसलिए बनते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देते हैं। हाँ, रिपल्शन के कारण। जी, वे 3D स्पेस में एक दूसरे से दूर भागते हैं और जटिल ज्यामिति बना लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आखिरी स्लाइड पर हैं। अभ्यास, सिग्मा और पाई बंधों की गणना। यहाँ चारों प्रैक्टिस सवाल दिए हैं। कौन कौन से सर? एसिटिक अम्ल, जिसमें 7 सिग्मा और 1 पाई है। एसिटाइलिन, जिसमें 3 सिग्मा और 2 पाई हैं। एथिलीन में 5 सिग्मा, 1 पाई, और बेंजीन में 12 सिग्मा, 3 पाई। छात्रों, इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए रिमेंबर दिस ट्रिक। जहां सिंगल बॉन्ड दिखे, मतलब 1 सिग्मा। ओके। डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई। अरे, ये ट्रिक तो सच में बहुत सिंपल है। जैसे बेंजीन की रिंग में सारे बॉन्ड्स को बस इस फॉर्मूले से गिन लेना है। बिल्कुल, बेंजीन का हेक्सागोनल रिंग खोलकर गिनेंगे तो आसानी से 12 सिग्मा और 3 पाई मिल जाएंगे। हाँ, ये तो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। एकदम। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओह वेट, दैट वाज आवर लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। अरे वाह, पता ही नहीं चला कि हमने इतनी सारी हेडिंग्स कब कवर कर ली। सच में।
छात्रों, आज हमने एक बहुत ही लंबा और ऊर्जावान रीकैप सफर तय किया है। हमने परमाणुओं की दोस्ती से शुरू करके उनके 3D आकार तक सब समझा। बिल्कुल, मिक्सी वाले जूस से लेकर रस्साकशी तक। हाँ, लेकिन जाने से पहले सर, क्या हम छात्रों के लिए कोई सवाल छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। छात्रों, आज हमने अष्टक नियम के अपवाद देखें, तो सोचिए, क्या ऐसी अक्रिय गैसें या नोबल गैसेस भी हो सकती हैं जिनका अष्टक पहले से पूरा है, फिर भी वे बंद बनाती हों? अरे, ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। हाँ, हिंट के तौर पर ज़ीनॉन गैस के बारे में रिसर्च जरूर करें। बहुत बढ़िया। तो छात्रों, अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए। आज के सेशन